नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में पशुपालन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी फाइनल उत्तर कुंजी का अपन देखते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आगे आने वाले समय पर भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर क्या होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, किस विदेशी गाय के शरीर का रंग काला व सफेद होता है? हॉलिस्टन फ्रीजियन ऑप्शन में, जर्सी ऑप्शन में, ब्राउन स्विस ऑप्शन में, आयरशायर ऑप्शन में। तो इस प्रकार के ऑप्शन आने के बाद तो देखो इसके अंदर सीधा सीधा फाइनल आंसर राइट हो जाएगा, HF यानी हॉलिस्टन फ्रीजियन वाला राइट हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है, जैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए गहरा काला रंग होगा, नॉर्मली जेड ब्लैक, तो बेसों में हो जाएगा। तांबे के समान रंग पूछे तो बदावरी के अंदर हो जाएगा। पूरा रंग सफेद तथा काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पूछे तो HF के अंदर हो जाएगा। पूरा रंग सफेद तथा लाल रंग के छोटे छोटे अगर आपसे धब्बे पूछे जाते हैं तो वो नॉर्मली आपके पास राठी गाय हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे रंग से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसे इस वाले प्रश्न का आंसर किस विदेशी गाय के शरीर का रंग काला व सफेद होता है, तो इसमें हॉलिस्टन फ्रीजियन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, खीस का अपेक्षित घनत्व होता है। तो खीस का अपेक्षित घनत्व होता है 1.040 से लेकर 1.080 वाला, इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, दूध का पीला रंग या पीलापन का कारण है। तो दूध में पीलापन का कारण होता है केसीन, कैरोटीन होता है। और अगर आपसे सफेद रंग का कारण पूछे तो केसीन हो जाएगा। और अगर आपसे दूध में पूछे कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है तो लैक्टोज पाया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का फाइनल आंसर राइट हो जाएगा कैरोटीन। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी? तो दूध में वसा का पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि गर्बर विधि के द्वारा लगाया जाता है। ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें आपको ब्यूटाइरोमीटर नामक यंत्र काम में लिया जाता है। 10.75 ml दूध होता है, 10 ml H2SO4 होता है, 1 ml एमाइल एल्कोहल होता है। तीनों को मिक्स करने पर 1100 RPM के हिसाब से 5 मिनट तक घुमाया जाता है और उसके बाद वसा का पता लगाया जा सकता है। तो इस वाले में सीधा सीधा आंसर राइट हो जाएगा कि किस विधि के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो गर्बर विधि के द्वारा परीक्षण किया जाता है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र क्या होगी? सीधा सा आंसर हो जाएगा कि अगर यदि देखो इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आज तो ये प्रश्न पूछा जाए, अगले वाले एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि अगर देखो दो चीजें, एक तो आपसे उम्र ज्ञात करने वाला पूछ ले, एक आपसे पूछ ले वो सींगों पर छल्ला ज्ञात करने वाला। अगर आपसे उम्र ज्ञात करने वाला मेथड पूछे तो उम्र ज्ञात करने में आप कर देना छल्ला +2। जबकि अगर आपसे सींगों के अंदर की, मान लो जैसे सींगों पर छल्लों की उम्र ज्ञात मतलब छल्लों की संख्या पूछे तो उसके अंदर आप कर देना उम्र -2। अब आप देखो मान बढ़ लो, यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो देखो सींगों के छल्लों की संख्या तो कितनी आ गई? 3। तो 3 + 2 बराबर कितने हो गए? 5। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 5 वर्ष। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा आंसर राइट हो जाएगा NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखो इसके 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कहां हुई थी? आनंद, गुजरात में हुई है। NDDB उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक भी है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दुग्ध सहकारिता का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो दुग्ध सहकारिता का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण भी NDDB है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न, मीठी साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है? देखो नॉर्मली मीठी साइलेज में होती है लैक्टिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है। और आपको यह भी याद रखना है, लैक्टिक अम्ल से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे कभी पूछा जा सकता है भाई नींबू में कौन सा अम्ल होता है, पनीर के पानी में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों में लैक्टिक अम्ल आंसर आ जाएगा। नॉर्मली दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल आ जाएगा। जैसे आपने सिरका पढ़ा होगा तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
तो यहां पे मीठी साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है। तो गाय भैंस के शरीर का तापमान अधिकतर सभी बच्चे 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना भी आपको आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर राइट हो जाएगा 38.5। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, जैसे F-32/9 × 5। जब ये किया जाता है, ये वाला मामला किया जाता है, तो अपना सेल्सियस आंसर आता है। तो आपको फॉर्मूले में मान बढ़ना आना चाहिए। तो इसमें लगभग 38.5% वाला जो आंसर हो जाएगा, 38.5 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। देखो, भेड़ की किस नस्ल का अभिवस्त्र किसका संकरण है? तो सीधी सी बात है, अभिवस्त्र वस्त्र बनाने के लिए दो सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी की ऊनों को मिलाया जाता है। तो विश्व में बात करें तो रेम्बुलेंट वाला है, और नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर नॉर्मली यहां पे अगर अपन राजस्थान में बात कर रहे हैं तो मेरिनो और चोकला को मिलाया अपन ने, यानी कि रेम्बुलेंट और चोकला को मिलाया, तो अपना फाइनल आंसर अभिवस्त्र हो गया। अगर वो आपसे अभिकालीन पूछता तो आप उसमें रेम्बुलेंट प्लस मालपुरा को मिलाता, लेकिन अगर वो आपसे कभी कोई हिसार डेल के बारे में पूछता तो मेरिनो प्लस आप उसे बीकानेरी बेड से मिलाते, जब जाके वो हिसार डेल तैयार होती। तो इन सब चीजों के प्रश्नों के बारे में आपको याद रखना है। इसका फाइनल प्रश्न हो जाएगा रेम्बुलेंट प्लस चोकला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 1965 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दुधारू पशुओं में दुग्ध जोर का कारण है। देखो, ना तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, न विषाणु के द्वारा। अब दुग्ध जोर से आप कंफ्यूज ना हो। दुग्ध ज्वर का मतलब होता है मिल्क फीवर बीमारी, जिसको हाइपोकैल्शियमिया, ठंडा बुखार, दुग्ध बुखार, कोल्ड फीवर, ये सारे के सारे उसी के नाम है। तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। देखो, शरीर के अंदर, पशु शरीर में 9 से 11 mg 100 ml ब्लड कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन जब इस कैल्शियम का स्तर 7 से नीचे आ जाता है तो पशुओं में मिल्क फीवर रोग हो जाता है। तो मिल्क फीवर बीमारी जो है ये उपापचय जनित बीमारी है। उपापचय जनित बीमारी है, यानी कि ये पोषक तत्वों की कमी वाली बीमारी है। तो इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप अपना। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? इमल्सन, कोलाइडल निलंबन, वास्तविक विलयन, इमल्सन व वास्तविक विलयन। तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूध के अंदर नॉर्मली जो होता है खनिज लवण हो गया, जल हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सब तो सॉल्यूशन यानी घुलनशील में होते हैं। जबकि वसा की बात करते हैं तो वसा निलंबन या सस्पेंशन में होती है। लेकिन अगर अपन प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन होती है कोलाइडल वाले में। तो आपको कोलाइडल निलंबन, यानी कि ये बिल्कुल इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, पशुपालन का श्वसन दर, तापमान, नाड़ी दर, फिर भी तापमान तो आपको सभी किताबों में सेम मिल जाएगा, लेकिन नाड़ी दर और श्वसन दर आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसका फाइनल आंसर जो अपन बता रहे वो बता रहे 11th NCERT के अंदर पशु स्वास्थ्य एक चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में से ही अपन को इसको लेके चल रहे हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बकरी की श्वसन गति होगी, तो बकरी की श्वसन गति होती है 12 से 20। नॉर्मल अगर आपसे कभी पूछा जाए भैंस की, तो भैंस की आप बता देना 16 से 18। अगर आपसे 20 से 25 पूछा जाए तो ये गाय की लगभग 20 से 23 होता है, लेकिन अगर यहाँ 20 से 25 दे रखा है तो ये भी राइट है। और ये नॉर्मली मानव की भी यही होती है श्वसन दर, और पक्षियों की श्वसन दर भी यही होती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 12 से 20। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच की जाती है। तो दूध में स्टार्च की मिलावट का पता लगाया जाता है आयोडीन परीक्षण से। तो याद रखना है आपको, दूध में स्टार्च की उपस्थिति की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो आयोडीन परीक्षण के द्वारा दूध में इसकी जांच की जाती है। अगला, घी को अधिक तापमान पर संग्रहण करने पर उसमें अम्लता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटकर फिर बढ़ जाती है। तो याद रखना है आपको,
ओनली बढ़ जाती है। घटने में भी आपको नहीं जाना है, पहले घट जाए, बढ़ जाए, बढ़ गई, घट गई, ऐसा नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर पर जाना है कि वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखो निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल उसके उत्पत्ति स्थान से संबंधित नहीं है। तो देखो सबसे पहले मुर्रा भैंस आ गई, जिसका उत्पत्ति स्थान पंजाब हरियाणा यानी उत्तर भारत हो ही जाएगा। नीली रावी पंजाब भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान या पंजाब का फिरोजपुर यानी कि पंजाब वाला भी राइट हो जाएगा। जाफराबादी के अंदर गुजरात राइट हो जाएगा, क्योंकि ये काठियावाड़ गुजरात में मिलती है। नॉर्मली बदाऊरी का महाराष्ट्र नहीं आएगा, बदाऊरी के यहां पे आना चाहिए आगरा, मथुरा आ जाए, उत्तर प्रदेश आ जाए, ये ऑप्शन में होने चाहिए थे। इसके लिए इसका फाइनल आंसर राइट होता है डी उस समय। अगला, पशुओं में जहरवाद। अब देखो जहरवाद यानी कि लंगड़ा बुखार है, इसको जहरवाद भी आप कह सकते हो, आप इसको ब्लैक लेग कह सकते हो, आप इसको ब्लैक क्वार्टर कह सकते हो, आप इसे चुरचुरिया भी कह सकते हो। ये रोग जीवाणु जनित है, जो गोवंश में सर्वाधिक होता है। इस रोग में पशु के पुट्टे वाले भाग पर सूजन आ रही थी, सूजन पे आप चीरा लगा रहे थे तो एक सड़ा हुआ जैसा मक्खन होता है, वैसी बदबू वाला काला रंग का पदार्थ वहां से बाहर निकल रहा था। तो ये रोग होता है क्लास्ट्रोडियम सोवियाई नामक जीवाणु के द्वारा। तो उन्होंने क्लास्ट्रोडियम ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाला राइट हो जाता। अब देखो नॉर्मली इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो पास्चुरेला गलगोटू का हो गया। अब बेसिलस एंथ्रेसिस भी हो सकता है, तो एंथ्रेक्स का हो जाता। साल्मोनेला पुलोरम, पुलोरम जो डिजीज होती है, नॉर्मली इनके अंदर मुर्गियों के अंदर तो साल्मोनेला पुलोरम नामक जीवाणु के द्वारा होती है। तो उस समय ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इस समय अपना आंसर होगा बेटा पशुओं में जहरवाद रोग का कारण है, तो क्लास्ट्रोडियम इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खन व घी में सुगंध का कारक क्या है? देखो मक्खन और घी में सुगंध का कारण है बेटा डाइएसिटाइल, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। डाइएसिटाइल के कारण मक्खन के अंदर, घी के अंदर सुगंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, सिर्फ इसमें ये देख लो उसने कम से कम आपसे 5-6 प्रश्न पूछ लिए इसी के अंदर। तो आपको अगर 5-6 चीजें याद है तभी आप इस प्रश्न को कर दोगे। और क्वेश्चन बहुत इजी है। बेस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, साहब होती है, बिल्कुल होती है। बेस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, क्योंकि बेस का गर्भकाल होता है 10 माह 10 दिन, जबकि गाय का होता है 9 माह 9 दिन। अगली बात करें, बेस और गाय का मत चक्र दोनों का साहब बिल्कुल समान होता है, 21 दिन ही दोनों का होता है। अगर आपसे पूछे कि बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है, नहीं, भेड़ की कम होती है। अगर अपन बात करते हैं तो लगभग जो अपनी किताबें कहती है उसके हिसाब से 148 से लेकर 149 दिन का भेड़ का गर्भकाल होता है, जबकि बकरी का गर्भकाल होता है लगभग 155 दिन के आसपास होता है। तो इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा सी, यानी कि ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, दूध में अम्लता के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। देखो NaOH का 2-3 प्रयोग किए जाते हैं। आपने कभी सिंग रोधन पढ़ा है, वहां भी किया गया था। बर्तनों की सफाई करी गई थी, वहां भी पूछा गया था। और नॉर्मली अगर अपन यहाँ पे अम्लता परीक्षण कर रहे थे, यहां भी NaOH का काम में लिया